हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। तो आइए आज के सेट की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इस सीरीज़ का मैंने पहले भी कई वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज काउंट करने का देखिए इस आकृति में तरीका क्या है कि पहले जितना छोटा छोटा त्रिभुज है उसको काउंट करिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 तो यह ट्रायंगल हो गया छोटा छोटा। अब इसके अलावा इसमें जितना भी लाइन है ना सब एक एक ट्रायंगल आपका बनाएगा, जितना भी लाइन है। तो बस अब लाइन काउंट कर लीजिए। यह लाइन एक ट्रायंगल बनाएगा, कौन सा देख लीजिए, ऐसा वाला एक ट्रायंगल बना देगा। बड़ा ट्रायंगल यह लाइन एक बनाएगा। फिर कोई दूसरा लाइन को लीजिए, यह लाइन, तो फिर से यह लाइन भी एक आपका ट्रायंगल बना देगा इस तरीके से। तो अब जितना भी लाइन है वह सभी लाइन एक एक ट्रायंगल बनाएगा और कुल मिला के इसमें लाइन जो है वह 5 यूज हुआ है। अभी हम बताते हैं। तो 5 तो आपका छोटा छोटा ट्रायंगल हो गया और 5 लाइन है इसमें जो प्रत्येक लाइन एक एक बड़ा ट्रायंगल बनाएगा। तो 5 + 5 यानी कि इस आकृति में कुल मिला के 10 त्रिभुज हो जाएगा। अब लाइन हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले देखिए यह पहला लाइन हो गया, या दूसरा लाइन हो गया, या तीसरा लाइन हो गया, या चौथा लाइन हो गया, या 5वां लाइन हो गया। ठीक है, प्रत्येक लाइन आपका एक एक ट्रायंगल बनाएगा। तो यह पहला लाइन, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा और यह 5वां। तो कुल मिला के कितना ट्रायंगल हो जाएगा आपका 5 और 5 10। अच्छा, ऐसा वाला में एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो स्टार वाला आप देखे हैं उसमें ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए आप इसको भी, इस तरीके की आकृति में भी आपसे पूछा जाता है कि कुल मिला के कितने त्रिभुज होंगे। यह भी स्टार है और स्टार वाला में यही 2 टाइप है। तो इसमें पहले छोटा छोटा काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो छोटा छोटा हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल कौन सा बनेगा तो देख लीजिए, एक यह वाला बड़ा ट्रायंगल और एक यह वाला बड़ा ट्रायंगल। इसमें 2 ही बड़ा ट्रायंगल बनता है। तो 6 + 2 = 8। तो स्टार वाला में यह 2 आकृति आपका पूछा जाता है। इसमें ट्रायंगल का संख्या आपका 8 होगा और इसमें ट्रायंगल का संख्या आपका 10 होगा। अच्छी तरह से इस दोनों आकृति को आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक से है। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो जेंडर का ध्यान रखना होता है, दूसरा जनरेशन का ध्यान रखना होता है। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर जो भी हमारा पुरुष कैंडिडेट होगा, यानी जो भी पुरुष होगा उसको ट्रायंगल के अंदर बंद करेंगे और जो भी महिला होगी उसको सर्किल के अंदर रखेंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है ब्लड रिलेशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो महिला को रखना है सर्किल के अंदर, पुरुष को रखना है ट्रायंगल के अंदर। दूसरी चीज़ कि इस धरती पर जो पहले आएगा उसको ऊपर लिखना है और जो बाद में आएगा उसको नीचे रखना है। और किसी भी व्यक्ति के नीचे केवल उसका संतान होगा, मतलब बेटा या बेटी होगा, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता को हम रखेंगे। ठीक है, चलिए अब सोल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला है, पहला लाइन AC का पिता है। तो AC का पिता है तो A ऊपर रहेगा, C नीचे रहेगा। इस धरती पर जो पहले आया है वह ऊपर और जो बाद में आया है वह नीचे। और अगर ऊपर नीचे है तो एक चीज़ क्लियर है कि A का संतान C होगा और C के ऊपर A है, तो क्लियर है कि A या तो माता होगा या फिर पिता होगा। यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता को रखना है और नीचे केवल उसके संतान को रखना है। तो बोला AC का पिता है तो A पिता है तो ऊपर रहेगा, C नीचे रहेगा। और जेंडर किसका क्लियर है, A का। A पिता है यानी कि पुरुष है, तो इसको बंद कर लीजिए आप ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन क्या है, D B का बेटा है। अब इसमें देखिए, इसमें ना तो D है और ना ही B है। तो D का B के साथ संबंध हम यहाँ पे नहीं दर्शा पा रहे हैं, तो इसको अंडरलाइन करके छोड़ दिए। आगे डाटा को हम बढ़ाते हैं, फिर वापस आके इसको भी हम लोग इसके अंदर, इसके जो फैमिली ट्री है उसके अंदर इसको भी हम लोग डालेंगे। अब बढ़िए आगे, EA का भाई है, EA का भाई है। चलिए, तो हमें E को बनाना है A का भाई। तो E और A क्या रहेगा, दोनों साथ में रहेगा। भाई है तो साथ में रहेगा और भाई है तो इसके साथ, क्योंकि हमें पता है कि इसका जेंडर क्या है, पुरुष ही होगा, तो इसको हम लोग रखेंगे ट्रायंगल में। अभी तक देखिए, बिल्कुल देख के स्पष्ट हो रहा है कि A भाई है E का, E भाई है A का, C संतान है A का, और C का पिता A है, C के पिता का भाई E है, मतलब E चाचा हो जाएगा C का। एक एक जनरेशन आपका बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा।
आगे यदि सी डी की बहन है, अब सी जो है वह डी की बहन, तो सी और डी कहाँ रहेगा, साथ में रहेगा, सी और डी साथ में रहेगा, और सी का जेंडर क्लियर हो गया कि सी क्या है, डी की बहन है। अब इसका जो भी भाई बहन होगा सब इसका संतान होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सी डी की बहन है। अब आगे तो संबंध बताना है, तो एक लाइन जो छूट गया था उसका भी क्रिया यहाँ पे कर लेते हैं। तो डी बी का बेटा है। अब डी जो है ना वो आपका बेटा है किसका, बी का। तो देखिए डी बी का बेटा है, तो डी के ऊपर कौन रहेगा, बी रहेगा, और बेटा है तो डी को रखेंगे कहाँ, ट्रायंगल के अंदर रखेंगे। अब एक चीज़ सोचिए कि ए का संतान सी भी है और डी भी है, चूंकि सी का भाई डी है और सी की बहन डी है, तो भाई बहन है मतलब कि इसका संतान यह भी होगा, यह भी होगा। तो यह जो है बी का भी संतान है, ए का भी संतान है। तो कोई एक व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति का संतान तभी हो सकता है जब वह पति पत्नी हो। तो यह पुरुष है तो पति होगा, तो यह महिला है तो पत्नी, यानी सर्कल में और पति पत्नी के बीच में ना आपको प्लस सिंबल का यूज जरूर कर देना है। जो भी मैरिज कपल होगा, शादीशुदा जोड़ा होगा, उसके बीच में आपको प्लस साइन का यूज कर देना है। डी देखिए, बी का भी संतान है और ए का भी संतान है। तो एक व्यक्ति किसी दो व्यक्ति का संतान तो तभी हो सकता है ना जब वह दोनों व्यक्ति पति पत्नी हो। तो अब यहाँ से एक एक चीज़ आपका क्लियर हो चुका है, फैमिली ट्री बन के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या बताना है, बी का ई के साथ क्या संबंध है, मतलब बी कौन है ई का, यह बताइए, ठीक है। ई के साथ संबंध बताना है, किसका, बी का। बी कौन है ई का, तो बी कौन हो जाएगा ई का, तो देखिए ई के भाई की पत्नी, ई के भाई की पत्नी बी है, यानी बी भाभी हो जाएगा ई का। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प एक होगा। पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिएगा, और अगर आप ब्लड रिलेशन टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे तीनों ही फॉर्म जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस टॉपिक के अंदर, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बेसिक अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आइए, हमें बताना है एक निश्चित कूट भाषा में इसका कोड आपका इतना लिखा गया है। अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए लेटर का पोजीशन आपको पता होना चाहिए, जैसे ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, है ना, ई 5 नंबर पर, पी 16 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। इस तरीके से पोजीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन भी हम याद कराते हैं, और याद आपको जुबान पे होना चाहिए। रिवर्स में भी उसका कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉन का कोड दे रखा है इतना, तो एल होता है 12 पे और जे होता है 10 पे। तो पहले लेटर में क्या किया है, -2 किया है। अब आगे बढ़ते हैं, ए होता है 1 पे और सी होता है 3 पे। अगले लेटर में क्या किया है, +2 किया है। देख लीजिए, ए +2c होगा। डब्ल्यू होता है 23 पे और यू होता है 21 पे। 23 से 21 बनाया, -2 किया। आगे देखिए एन 14 पे और पी 16 पे, +2 किया। मतलब पैटर्न समझ में आ रहा है, कोडिंग किस तरीके से किया है। पहले लेटर में -2, अगले लेटर में +2, फिर -2, फिर +2। सेम केस यहाँ पे करेंगे हम। एस होता है 19 पे -2, 17 नंबर पर क्यू हो जाएगा। एल होता है 12 पे, अब +2 करेंगे ना, तो 12 2 14 नंबर पर एन हो जाएगा। आई होता है 9 पे, अब -2 करेंगे, 9 - 2 7 हो जाएगा, 7 नंबर पर कौन होगा, जी होगा। टी होता है 20 नंबर पे, 20 + 2 22 नंबर पे कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो क्यू एन जी भी, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प एक। विकल्प एक हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहाँ से समझ लेना है कि किस तरीके से कोडिंग किया है। तो एक बार -2, एक बार +2, फिर -2, फिर +2, उसी तरीके से हम लोग -2 +2 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से है। तो हमें क्या करना होता है सेल्यूक्स के क्वेश्चन में कि इसके हिसाब से हमें वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाना होता है और इसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालना होता है। सबसे बेहतर मेथड है। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ दरवाजे दीवारें हैं। अब कुछ वाला का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, यह कुछ दरवाजे हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया आपका, कुछ दरवाजे हो गया। अब दरवाजे का कुछ हिस्सा जो है वह क्या बोला है, वह दीवारें हैं। तो दरवाजा का कुछ हिस्सा दीवार के साथ कॉमन कर लीजिए, ठीक है। कुछ दरवाजे दीवारें हैं। आगे चलिए, कुछ दीवारें ईंट है। अब दीवार को ईंट के साथ कॉमन कर लीजिए। कुछ दीवारें क्या है आपका, कुछ दीवारें जो है वह आपका ईंट है, ठीक है। और सभी ईंट पत्थर है। जो भी ईंट है ना, जो भी ईंट है सबका सब क्या है, पत्थर है। तो जो भी ईंट है सबका सब पत्थर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो हम लोग वेन डायग्राम यहाँ पे बना लिए, किसके बेसिस पर, कथन के बेसिस पर। कुछ दरवाजे ईंट है, दरवाजा का कुछ हिस्सा ईंट के साथ। आगे बोला है कुछ दरवाजे दीवारें हैं, दरवाजा को दीवार के साथ कॉमन किए।
कुछ दीवारें ईंट है तो दीवार को ईंट के साथ कॉमन किए, और सभी ईंट पत्थर है तो ईंट के ऊपर से पत्थर, सभी ईंट, सभी बोला जाए तो ऊपर से। अब निष्कर्ष निकालिए। पहला निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। पहला, कुछ पत्थर दीवार है, कुछ पत्थर दीवार, तो देखिए तो दीवार के साथ पत्थर कॉमन है, हाँ सर है, यानी पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है। दूसरा कुछ पत्थर दरवाजे हैं, पत्थर देखिए पत्थर का जो हिस्सा है वह दरवाजे के साथ कॉमन है, नहीं, तो दूसरा निष्कर्ष क्या है आपका? गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है और यह आपका पॉइंटिंग फॉर्म का है। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय कराता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि सविता ने एक लड़के का यह कह के परिचय कराया, परिचय कराने वाला कौन है? सविता है, और एक लड़के का परिचय करा रही है। क्या बोली है? देखिए वह बोली है, यहाँ से परिचय शुरू हुआ है, देखिए बोली है, मेरे मामा जी के पिता, मामा जी के पिता यानी कि नाना की इकलौती पुत्री, तो नाना की इकलौती पुत्री, नाना की एक ही बेटी है तो वो हमारी माँ हो जाएगी। ठीक है, अपने हिसाब से सोचना है कि नाना की इकलौती पुत्री, तो नाना की इकलौती पुत्री माँ हो जाएगी, लेकिन नाना की पुत्री बोला जाता तो मौसी भी हो सकती थी। तो नाना की इकलौती पुत्री यानी कि माँ, और माँ का पुत्र यानी कि भाई, तो यह लड़का जो है वह क्या है? सविता का भाई। तो बोला है लड़का सविता का क्या लगता है? तो लड़का सविता का भाई लगता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसको अच्छी तरह से आप समझिएगा। बोला है किसी लीप वर्ष में, लीप वर्ष तो आप जानते ही हैं, जिस वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है और कुल 366 दिन होते हैं वह लीप वर्ष कहलाते हैं। नॉर्मल ईयर में कुल 365 दिन होता है और उसका फरवरी 28 दिनों का होता है। लीप ईयर का फरवरी 29 दिनों का और कुल 366 दिन। पहचान यह होता है कि जिस साल का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, जिस साल का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वह लीप ईयर कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें 2020 का, तो अंतिम 2 अंक देख लीजिए, 4 से कट रहा है ना। हालांकि नियम यह है कि पूरा संख्या यानी पूरा वर्ष 4 से कटे, लेकिन 4 से कटने का एक नियम यह भी है कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा वह पूरा 4 से कटेगा, तो हम अंतिम 2 अंक ही चेक करेंगे। तो जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वह लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा वह लीप ईयर नहीं होगा। अगर हम बात करें 2019 का, क्या लीप ईयर होगा? तो अंतिम 2 वर्ष देखिए 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यह लीप वर्ष नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि शताब्दी के केस में, जैसे 2000 है ना, यह शताब्दी का केस है, तो अब इसमें हम लोग 4 से भाग नहीं करेंगे, अब हम लोग इसमें कितना से भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे। मतलब कि शताब्दी के केस में अगर आपको चेक करना होगा कि लीप ईयर है कि नहीं, तो उसमें 400 का नियम काम करता है, 4 का नहीं। अब यहाँ भाग कर देखिए, 400 पंचे 2000, पूरा कट गया, मतलब कि 2000 भी एक आपका लीप वर्ष होगा। 1900 यह भी एक शताब्दी है, तो यहाँ 4 से भाग करके हम चेक नहीं करेंगे, कितना से भाग करके चेक करेंगे? 400 से, 00 से 00, 19 4 से नहीं कटेगा, मतलब 1900 आपका लीप वर्ष नहीं है। एक नॉर्मल ईयर को तो हम 4 से भाग दे करके चेक करेंगे कि वह लीप वर्ष है कि नहीं। 4 से कट गया तो लीप वर्ष नहीं कटेगा, तो लीप वर्ष नहीं है। लेकिन एक शताब्दी वर्ष जैसे 1900, 2000, 2100, जिसके भी अंतिम में 00 होगा वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। जिसमें भी 100 लगा होगा वही शताब्दी वर्ष कहलाएगा। तो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करके चेक करते हैं, 400 से कट जाएगा तो लीप ईयर है, नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं है। हालांकि यह तो पहचान हो गया आपका लीप ईयर का। अब आगे क्या बोला है? किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीने के पहली तारीख को एक ही बार होगा? किन 2 महीने के पहली तारीख को एक ही बार होगा? जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 1 जनवरी को रविवार है ना, 1 जनवरी को अगर रविवार है तो कौन से महीने के 1 तारीख को फिर से रविवार होगा? ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1 मार्च को पुनः रविवार हो गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जनवरी और मार्च के पहली तारीख को एक ही बार होगा। जनवरी और मार्च के पहली तारीख को एक ही बार होगा। एक ही बार होने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 1 जनवरी के दिन अगर सोमवार, तो किस महीने के 1 तारीख को पुनः सोमवार होगा, यह हमें बताना है। अब पता कैसे चलेगा? ठीक है, बात लीप ईयर का हो रहा है तो हमें एक कोड याद करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, हमें कोड याद करना पड़ेगा। किसका? मंथ का कोड याद करना पड़ेगा। और यह जो मंथ का कोड है ना,
यह कई जगह उपयोग आपका होता है, कई जगह इसको हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे सीधे किसी भी पर्टिकुलर तारीख का दिन निकालना होता है, वहाँ भी हम लोग इसी कोड का उपयोग करते हैं। जैसे 15 दिसंबर 1912 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, वहाँ भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो यह कई जगह उपयोग में आ जाता है। मंथ कोड क्या है, तो इसको दो पार्ट में आप याद रख सकते हैं, 255, 136, इसके अलावा 147 और 257, कुल मिला के 12 महीने का यही आपका कोड है। 255, 136, 147, 257, यह कुल 12 महीने का कोड है। यह जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी महीने का यहाँ पे कोड है। ठीक है, हम इसको याद भी करवाते हैं। तो कैलेंडर का आप वीडियो देख सकते हैं, मैथ्स वाटिका पे आपको दिख जाएगा। मैथ्स वाटिका यूट्यूब चैनल के अंदर जब आप चाहिएगा तो कैलेंडर भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमने इन कोड को भी याद करवाया है। तो फिलहाल इसको देख लीजिए। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या हुआ, हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में कोड इतना होता है। अब इसमें देखिए जिन 2 महीनों का कोड सेम है ना, उसका कैलेंडर भी सेम होगा। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फरवरी और मार्च का कोड सेम है, यानी फरवरी की 1 तारीख को जो दिन होगा ना, मार्च की 1 तारीख को भी वही दिन होगा। आप कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा 2021 का, फरवरी की 1 तारीख को जो भी दिन होगा, मार्च की 1 तारीख को वही दिन होगा। उसी तरीके से और देखिए कौन कौन सा संख्या समान है। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का कोड 1, वैसे भी 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं, तो अप्रैल का कोड 1, और जुलाई का कोड 1 है। तो अप्रैल और जुलाई आप जरूर चेक करिएगा, अप्रैल और जुलाई के 1 तारीख को ना सेम दिन होगा, है ना। अप्रैल और जुलाई के 1 तारीख को सेम दिन होगा, 2 तारीख को भी सेम दिन होगा, पूरे महीने में, है ना, प्रत्येक तारीख को सेम दिन होगा, 10 तारीख को भी सेम दिन होगा। मैच करा के देख लीजिएगा। और आगे देख लीजिए मज़ेदार फैक्ट, जैसे देखिए यहाँ पे जनवरी का कोड 2 है, और यहाँ तक में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का भी कोड 2 है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं, तो अक्टूबर का कोड 2। अब देखिए अक्टूबर का भी कोड 2 है, जनवरी का भी कोड 2 है। तो आप एक नॉर्मल ईयर की बात करिएगा तो देख लीजिएगा जनवरी के 1 तारीख को जो भी दिन होगा ना, अक्टूबर के भी 1 तारीख को वही दिन होगा। जनवरी के 20 तारीख को जो दिन होगा, जनवरी के 20 तारीख को जो दिन होगा, अक्टूबर के 20 तारीख को भी वही दिन होगा। मैच करा के देख लीजिएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे 7 और 7, यह किसका कोड है, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर का कोड यहाँ पे सेम है। इसका मतलब कि सितंबर की 1 तारीख को जो दिन होगा, दिसंबर की 1 तारीख को भी वही दिन होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा होगा नॉर्मल ईयर के केस में। लेकिन अगर लीप ईयर हो जाए उस केस में क्या होता है, तो लीप ईयर के केस में ना 2 जगह आपका बदलाव हो जाता है। जैसे जनवरी का कोड 2 है तो 2 के बजाय 1 हो जाएगा, फरवरी का 5 है तो 5 के बजाय 4 हो जाएगा। यानी जनवरी और फरवरी का मंथ कोड 1 घट जाता है, कब, जब केस आपका लीप ईयर का हो, बाकी सब सेम रहेगा। तो बाकी आपका 5 है तो 5, 1, 3, 6 यह भी आपका सेम रहेगा। इसके अलावा 1, 4, 7, 2, 5, 7 यह भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ क्या हुआ, जनवरी का मंथ कोड 1 कम गया, फरवरी का मंथ कोड 1 कम गया, किस केस में, लीप ईयर के केस में। तो अब हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि लीप ईयर के केस में किन 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही बार होगा। तो मार्च और नवंबर, देखिए तो मार्च और नवंबर, यहाँ मार्च है और यह आपका नवंबर। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का कोड क्या है, इतना। आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर का भी कोड क्या है, 5। तो मार्च और नवंबर का कोड आपका सेम हो गया। तो लीप ईयर के केस में मार्च और नवंबर का कोड क्या हो जाएगा, मार्च और नवंबर का कोड सेम है, यानी कि मार्च और नवंबर के पहली तारीख को एक ही बार होगा। अच्छा फरवरी और मार्च, देखिए तो फरवरी और मार्च को, फरवरी 4, मार्च 5, तो फरवरी और मार्च का क्या 1 तारीख को एक ही बार होगा, नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, देखिए जुलाई और अगस्त, जुलाई का कोड 1 है, अगस्त का कोड 4 है, तो क्या जुलाई और अगस्त की पहली तारीख को एक ही बार होगा, नहीं होगा। जनवरी और मई, जनवरी और मई देख लीजिए, यह आपका जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी का कोड 1 है, मई का कोड 3 है, तो क्या जनवरी और मई के पहली तारीख को एक ही बार होगा, नहीं होगा सर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया है। कैलेंडर में जब भी आपसे पूछे कि किन 2 महीनों के पहली तारीख को एक ही बार होगा, तो इस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा, और यह कोड कई जगह काम आ जाता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डाइस से है, पासा से है। पासा को बनाने का तरीका यह होता है, क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि कोई भी जो सतह होगा उसके विपरीत सतह पर उसके सामने वाली सतह पर कौन सा संख्या होगा, कौन सा सिंबल होगा, कौन सा कलर होगा, यह हमें बताना है।
जैसे यहाँ बोला है कि नीचे दिए गए पासा में एरो के विपरीत यानी एरो के सामने वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब एक चीज़ हमारा ध्यान से सुनिएगा, अगर आकृति बहुत ज़्यादा देना तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल कैसे होगा तो देखिएगा, समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। यहाँ पे 4 पोजीशन आपका दिया गया है, हमें बताना है कि एरो के विपरीत क्या होगा। तो किसी भी संख्या के जो विपरीत वाली संख्या होता है ना, वह कभी साथ में दिखाई नहीं देता है। जैसे नॉर्मल जो आप लूडो खेलते हैं उसमें 6 के विपरीत में आपका 1 होता है, देख लीजिएगा। तो अगर 6 दिखेगा तो आपको 1 दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 6 दिखेगा तो 6 ऊपर होगा और 1 कहाँ होगा, नीचे होगा। तो 6 के साथ कभी भी आपको 1 दिखाई नहीं देगा, मतलब 2 विपरीत सतह कभी भी हमें एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो देखिए एरो के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो एरो के साथ में कौन कौन दिखा, देखिए ट्रायंगल दिखा और बिंदु दिखा। इसका मतलब है कि एरो के विपरीत में ना तो बिंदु होगा ना ही ट्रायंगल होगा, क्योंकि एरो के विपरीत में जो होगा वह एरो के साथ दिखाई नहीं देगा। तो इसमें एरो दिख रहा है तो उसके साथ तो यह दोनों नहीं दिखना चाहिए था। अब आगे चलिए, एरो के विपरीत में हैश और यह वाला भी नहीं होगा, तो हैश और यह वाला तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ भी एरो है। एरो के विपरीत में गुना और हैश नहीं होगा, मतलब कि यह ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 4 में से 3 ऑप्शन को आप हटा चुके हैं, तो जो आपका ऑप्शन 1 बच गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। एरो के विपरीत में जो होगा वो कभी हमें दिखाई नहीं देगा, तो एरो के साथ साथ जो भी आया है वह सब हमारा कभी ऑप्शन नहीं बन सकता है, तो इसके अलावा जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कंपैरिजन कर लीजिए, किसी 2 आकृति का आप कंपैरिजन कर लीजिए और वहाँ से आप अपना आंसर निकाल लीजिए। कोई 2 आकृति को कंपैरिजन करके, जैसे इसी दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए, इस दोनों में देख लीजिए, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन आपका यहाँ पे देखिए हैश दोनों जगह है। अब सेम पोजीशन पर है तो जो कॉमन डाटा होगा उसको ऊपर नीचे लिखिए, उसके बाद एक डाइस के सभी संख्या को क्लॉकवाइज में लिखिए, तो इसके बाद स्टार और उसके बाद यह वाला लिखेंगे। सेम केस यहाँ भी हैश के बाद क्या होगा, एरो होगा और उसके बाद गुना होगा। देखिए एरो के अपोजिट में क्या आ गया, आपका स्टार आ गया, तो हमारा आंसर स्टार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह आपका स्टेटमेंट और एजप्शन का क्वेश्चन है, कथन और पूर्व धारणा का। पूर्व धारणा यह होता है जो कथन के आधार पे बन सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। निष्कर्ष अलग चीज़ होता है, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, पूर्व धारणा वह होता है जिसके होने की संभावना होता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो बोला है कि यदि आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह नहीं है तो अपने वाहन को मॉल में पार्क कीजिए और कार्यालय चल कर जाइए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। यदि आपके कार्यालय में यानी कि ऑफिस में पार्किंग का जगह नहीं है तो अपने वाहन को, अपनी गाड़ी को मॉल में पार्क करिए, मॉल में जाकर के पार्क करिए और कार्यालय चल के जाइए, यह कथन है। अब इसके बेसिस पर क्या एजप्शन बनता है, तो पहला एजप्शन है कि मॉल कार्यालय से चलकर जाने लायक दूरी पर है, तभी तो बोला है ना, तभी तो बोला है कि मॉल में गाड़ी पार्क करिए और चलकर कार्यालय तक जाइए। तो चलकर कार्यालय तक जाना है, इसका मतलब कि कार्यालय जो होगा वह चलकर जाने इतनी दूरी तक होगा। तो इस बात से जो है यह एजप्शन आपका बन रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, कार्यालय अपने परिसर में आगंतुकों के वाहन को नहीं लाने देता, ऐसा तो आपका कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है, या तो नेगेटिव सेंस में चला गया। कार्यालय अपने परिसर में आगंतुकों को वाहन लाने नहीं देता है, ऐसा तो स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि कार्यालय में पार्किंग का जगह नहीं है ना, तो अपने वाहन को मॉल में पार्क कीजिए और कार्यालय चल के जाइए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कार्यालय अपने परिसर में आगंतुकों को वाहन लाने नहीं देता है, पार्किंग का जगह नहीं है, वाहन लाने दे भी सकता है, वाहन लाइए फिर तुरंत उसको लेकर के जाइए ना। ऐसा तो नहीं बोला है कि वाहन को पार्किंग करने नहीं देता है, क्या बोला है, वाहन लाने नहीं देता है। तो कार्यालय के परिसर में आप वाहन ला सकते हैं, वापस उसको ले जा सकते हैं, बस क्या है, पार्क नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या है आपका, यह आपका जो अवधारणा है वह गलत है। तो केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यह आपका मिरर का क्वेश्चन है। किसी दर्पण रेखा MN पर रखा जाए तो नीचे दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। देखिए दर्पण आपका यहाँ पे रखा हुआ है, तो दर्पण चाहे तो यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, या सीधे क्वेश्चन में बोले कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण या तो यहाँ रहे या यहाँ रहे, या फिर सीधे क्या बोले कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सब क्वेश्चन आपका सेम ही होता है, लेकिन दर्पण अगर नीचे रहे या दर्पण ऊपर रहे या जल प्रतिबिंब पूछे तो वह आपका मामला सेम होता है।
दर्पण को नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, या फिर जल प्रतिबिंब बोले, तीनों क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का होता है, वाटर इमेज का। लेकिन अगर मिरर राइट में या लेफ्ट में लगाया जाए तो वह क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का होता है। देखिए मिरर क्या करता है ना कि राइट को हमेशा लेफ्ट में बदलता है। क्या करता है? राइट को लेफ्ट में बदलता है, या फिर इस बात को कह सकते हैं कि लेफ्ट को राइट में बदलता है, बाएं को दाएं में कन्वर्ट करता है और दाएं को बाएं में कन्वर्ट करता है। तो जो भी चीज़ दाएं में दिखेंगी ना, मिरर में जब आप देखिएगा, आईना में देखिएगा तो वह बाईं में दिखेंगी, और जो भी चीज़ बाईं में होंगी जब आप दर्पण में देखिएगा तो वही चीज़ आपको दाईं में दिखाई देंगी। आप इसको करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लेटर ले लिए पी। अब पी के बारे में जरा सा सोचते हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए पी, मिरर क्या करता है कि जो भी चीज़ आपका ऊपर है वह ऊपर ही रहेगा, सिर्फ क्या करता है दाएं को बाएं में कन्वर्ट करता है। तो इसका वर्टिकल पार्ट देखिए, यह पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह आपका कर्व आकार भाग है, कर्वाकार भाग है। तो जो कर्वाकार भाग है वो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। बस क्या करेगा, इसको राइट से, इसको देखिए राइट में था, इसको कहाँ कर दिया, लेफ्ट में कर दिया। आप ऐसे मत सोचिएगा कि इस तरीके से बनेगा, यह आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या करता है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करता है। जो ऊपर है वह ऊपर रहेगा, जो नीचे है वह नीचे रहेगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए जो कर्व के आकार का भाग है वो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और जो एरो है वो नीचे है तो नीचे ही रहेगा। बस राइट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ऊपर जो लगा है झंडा उसको देखिए, इसका डायरेक्शन देखिए राइट में है तो यह कहाँ होना चाहिए, अब लेफ्ट में होना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट में है, इसमें तो राइट में ही छोड़ा, तो इसको हटा दीजिए। यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह आपका राइट में है दर्पण में, तो उसको लेफ्ट में जाना चाहिए था। इसमें भी राइट में रखा, इसमें भी राइट में रखा, सेम रखा, तो यह तो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब इस पेड़ को देखिए, यह जो पेड़ है वही चिमनी के बाएँ में है, तो दर्पण में दाएँ में होना चाहिए था। तो दर्पण में देखिए यहाँ पे कहाँ पे है आपका, यहाँ पे भी दाएँ में है, देख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी यह चिमनी कहाँ पे है, दाएं में है, और यहाँ पे भी यह चिमनी जो है वो आपका दाएं में है। दोनों जगह आपका दाएं में दे रखा है। अब हम लोग कैसे पकड़े इसको, दोनों जगह आपका चिमनी कहाँ पे दे रखा है, दोनों जगह चिमनी आपका दाएं में दे रखा है। तो कुछ ना कुछ तो आपका हिंट्स होगा जिससे इसको हम लोग पकड़ पाएंगे। तो देखते हैं, डायरेक्शन इसका भी इस तरफ है, इसके अलावा इस एरो को उधर डाला है। क्या इसमें डिफरेंट क्या है, 3 2 5। अच्छा एक चीज़ और देखिए, बहुत नज़दीकी मामला है। अब एक चीज़ देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए यह जो पत्ती है 3 वाला पत्ती बाएं में है, तो 3 पत्ती अब कहाँ जाएगा, दाएं में जाएगा। तो 3 पत्ती यहाँ पे बाएं में ही छोड़ दिया, तो इस वजह से हमारा आंसर यह नहीं होगा। देखिए यह जो 3 पत्ती है, बाएं में 3 दाएं में 2 है, तो अब क्या होगा, दाएं में 3 होगा और बाएं में क्या होगा, 2 होगा। बहुत ही करीबी मामला था, बहुत ही ज़्यादा करीबी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विकल्प 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, इस क्वेश्चन का आपको बताना है जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है इसका, जल प्रतिबिंब। अब जल में समझिएगा क्या होता है, जल क्या करता है ना कि प्रतिबिंब, जल क्या करता है ना कि ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने आपसे कहा था कि पी का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जो कर्व वाला भाग है ना, अब कहाँ दिखेगा, हमें नीचे दिखेगा। देखिए राइट में है तो यह भाग राइट में ही दिखेगा, बस ऊपर के बजाय कहाँ दिखेगा, नीचे दिखेगा। ठीक है, जैसे एल है तो एल पहले कहाँ था आपका, नीचे था, अब यह कहाँ दिखेगा आपको, ऊपर दिखेगा। लेकिन यह राइट में है तो राइट में ही दिखेगा, एक चीज़ कन्फर्म है। ठीक है, राइट में है तो राइट में ही दिखेगा, बस ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे इसको देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो यह भाग जो है, यह भाग हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इसमें यह भाग ऊपर है, ऑप्शन, यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें यह भाग ऊपर है, यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा चीज़ देख लीजिए, अब इस पार्ट को देखिए, बाएं में है तो बाएं में ही रहेगा, यह दाएं में नहीं जाएगा क्योंकि दर्पण तो नहीं है। तो यह बाएं में इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प 2, यह पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर है, और यह पार्ट नीचे आएगा, नीचे है। यह बाएं में है तो बाएं में ही रहेगा, जिस तरफ है उसी तरफ रहेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प 2। अगले क्वेश्चन में आइए, क्या है, बोला है एक घड़ी में समय 6:20 हो, मिनट की सुई उत्तर पूर्व में तो की ओर इशारा करती हो, तो घंटे की सुई किस दिशा में, 6:20 में। अब सबसे पहले आप देखो कि 6:20 बजेगा कैसे। 6:20 में घंटा वाला सुई कहाँ पे होगा, 6 पे होगा, और मिनट वाला सुई कहाँ पे होगा, 5 पे होगा, तभी तो 6:20 होगा ना।
मिनट वाला सुई कहाँ होगा, 4 पे होगा, सॉरी 4 पंचे 20, मिनट वाला सुई 4 पे, घंटा वाला सुई 6 पे। ठीक है, यह आपका कौन सा सुई है, यह आपका आवर वाला सुई है, और यह कौन सा सुई है, यह मिनट वाला सुई है। तो 6:20 में ना घंटा वाला सुई यहाँ पे, मिनट वाला सुई यहाँ पे। अब एक बार हम डायरेक्शन भी आपका क्लियर कर दे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होता है, ऊपर में उत्तर दिशा होता है, नीचे में दक्षिण दिशा होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है। ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है। क्लियर। अब देखिए हुआ क्या है डायरेक्शन में कि अभी आप बताइएगा जरा सा कि जो मिनट वाला सुई होगा, मिनट वाला सुई वह किस दिशा में बोला है, मिनट वाले सुई को यहाँ बोला है मिनट की सुई उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व यही, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। मिनट वाला सुई कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि आवर वाला जो सुई होगा वह किस दिशा में होगा, यही क्वेश्चन है। मिनट वाला सुई अगर उत्तर पूर्व में है तो आवर वाला सुई किस दिशा में होगा। तो पहले हम यह देखेंगे कि मिनट वाला सुई 6:20 में किस दिशा में होगा, तो इस दिशा में है, देख लीजिए। और यह कौन सा दिशा है, नीचे की ओर मतलब साउथ, और दाहिने हाथ की तरफ यानी कि ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में है। ठीक है, कहाँ पे है आपका, साउथ ईस्ट में है। और आवर वाला सुई कहाँ पे है, इसको भी देख लीजिए। आवर वाला सुई नीचे की ओर है, नीचे की ओर मतलब कि साउथ में है। अब क्वेश्चन देखिए वास्तव में क्या हुआ कि मिनट की सुई साउथ ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन साउथ ईस्ट के बारे में क्या बोला है कि नॉर्थ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट को बनाया यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट को क्या बनाया, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहाँ तक में 45, यहाँ फिर 45, तो एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घूमना पड़ा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री घूमना पड़ा, 90 डिग्री। तो उसी तरह से साउथ से हम लोग घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री। तो साउथ से एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे ईस्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट, कि अगर मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है तो आवर का सुई किस दिशा में होगा, ईस्ट में। वास्तव में यह क्वेश्चन डायरेक्शन चेंज का था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यह था कि साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ ईस्ट बन जाए तो फिर साउथ क्या बनेगा, यह हमें बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। सेवारत है मतलब कि इसमें है, इसमें तो होना चाहिए, सेवारत है लेकिन अविवाहित है, इसमें इस वाले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, विवाहित का है। सेवारत तो है, वैसी लड़की जो सेवारत है विवाहित है। तो देखिए लड़की भी और सेवारत भी, इसका संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2। तो आंसर इस क्वेश्चन का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसी लड़की जो सेवारत है और अविवाहित है। अगला देखिए, हमें वेन डायग्राम चुनना है पर्वत, जंगल और पृथ्वी पर, पृथ्वी का। तो पृथ्वी के अंदर दोनों आएगा, जंगल और पर्वत दोनों किसके अंदर, पृथ्वी के अंदर। तो विकल्प 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सीरीज से है। इस सीरीज में देखिए डबल क्वेश्चन मार्क है, तो डबल क्वेश्चन मार्क है तो हम चेक करेंगे कि क्या इसमें 2 सीरीज मिक्स है। तो चेक करिए अल्टरनेट में, 15 और 5 20, 20 और 7 27, पहले +5 फिर +7, तो +9 करेंगे तो 27 और 9 क्या हो जाएगा आपका 36। अल्टरनेट में देखिए क्या किया, +5 फिर +7, तो आगे हम +9 करेंगे। अब दूसरे अल्टरनेट में चलते हैं, 17 और 5 22, 22 और 7 29, +5 +7, तो अब हम क्या करेंगे +9, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38। तो 36 और 38 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर विकल्प 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका रैंकिंग टॉपिक से है। बोला एक पंक्ति में बाईं ओर से एक स्थान 11वां, एक स्थान देख लीजिए कितना नंबर पर ए है, 11 नंबर पर है, यहाँ पे ए है। और यह जो एक स्थान है वह बाएं से कितना नंबर है, 11 नंबर है, लेफ्ट से 11। यह जो सीट है जहाँ पे ए आके बैठा हुआ है वह बाएं से 11 नंबर पे है। और बी दाहिनी ओर से 10वें नंबर पर। अब बी जहाँ पे बैठा हुआ है ना, बी यहाँ पे बैठा हुआ है, और बी का जो सीट है वह दाहिनी ओर से यानी कि राइट साइड से कितना नंबर है, 10 नंबर।
यह जो सीट है उसका नंबर दे रखा है। यह जो सीट है यहाँ पे जो भी बैठेगा वह दाहिनी ओर से 10वें नंबर पर आ जाएगा, और इस सीट पे जो भी बैठेगा वह बाईं ओर से 11वें नंबर पर आ जाएगा। अब क्या बोला है कि यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल ले, यानी ए और बी अपना स्थान अदला बदली कर ले, इसका मतलब कि ए के जगह पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो बी डैश इसको कर देते हैं, और बी के स्थान पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो इसको हम ए डैश कर देते हैं। तो अगर अपना स्थान अदला बदली करेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ए का स्थान अब वह हो जाएगा जो पहले से बी का स्थान था, और बी का स्थान वह होगा जो पहले से ए का स्थान था। अब देखिए बी बाएं से 11 नंबर पर चला गया और ए दाएं से 10 नंबर पर चला गया, मतलब पहले जो बी का स्थान था वह ए का हो गया और जो ए का स्थान था वह बी का हो गया। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ जरूर देगा कि स्थान परिवर्तन के बाद किसी एक व्यक्ति का नया स्थान, तो बोला है कि स्थान बदल दिया जाए तो ए बाईं ओर से 18 नंबर पर, अब ए बाईं ओर से कितना नंबर पर चला गया, 18 नंबर पर। तो देखिए यहाँ तक तो बाएं से 11 है, मतलब इसके आगे गया होगा, तो यह जो नंबर है वह आपका, यह जो नंबर है जहाँ पे आकर के ए बैठा है वह बाईं ओर से कितना नंबर है, यह बाईं ओर से आपका 18 नंबर हो गया, क्योंकि ए का जो नया पोजीशन है वह बाईं ओर से कितना नंबर है, 18 नंबर है। ए यहाँ पे आ गया है और ए का नया स्थान बाईं ओर से 18 है। यह जो स्थान था वह दाईं ओर से 10 था, बाईं ओर से कितना नंबर, 18। तो इस स्थान का जो है बाएं से और दाएं से दोनों ओर से, दोनों छोर से पोजीशन मालूम हो गया है, दोनों छोर से जो है स्थान पता चल गया है। तो अब हमें क्या बताना है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से मालूम हो जाए ना, तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिए इस व्यक्ति का स्थान, ए का नया स्थान बाएं से देख लीजिए कितना नंबर, 18, दाएं से कितना नंबर, 10, और माइनस कितना करेंगे 1, 28 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि इस पंक्ति में कुल मिला के कितने व्यक्ति, 27 व्यक्ति। और देखिए अगर हम आपसे पूछे इसके बीच में कितना व्यक्ति, तो बाएं से 11, बाएं से 18, तो इसके बीच में आपका 6 व्यक्ति होगा, 11, 6, 17, ये 18वां व्यक्ति हो गया। इसके बीच में कितना, 6 व्यक्ति, दाईं ओर से 10, 6, 16 और 1, 17। बी का नया स्थान दाईं ओर से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ए का नया स्थान दाईं ओर से 10वां है ना, ए का नया स्थान दाईं ओर से 10वां, बी का नया स्थान दाईं ओर से अगर देखेंगे तो दाईं ओर से 10 और 6, 17 और 1, 18, 10 और 6, 16 और 1, 17। बी का नया स्थान दाईं ओर से कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। तो कुछ भी निकाल सकते हैं। बीच में कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आज का जो सेशन है वह समाप्त हुआ। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।